वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी विद्यार्थियों का, छात्रों का स्वागत है फिर से एक नई कक्षा में। और आज मैंने सोचा है कि सिंथेसिस को मैं फिनिश कर देता हूँ। सिंथेसिस को फिनिश करने के लिए हमारे पास 3 टॉपिक हैं और ये 3 टॉपिक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं है, सामान्य से हैं, जल्दी समझ में आ जाएंगे। क्योंकि देखिए सिंथेसिस में जो सिंपल सेंटेंस होता है उसमें 2 ही 3 टॉपिक ऐसे होते हैं जिनमें टाइम लगता और कंफ्यूजिंग रहता है। वो तो मेन चीज़ तो पार्टिसिपल है। इसके बाद नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है और आपका प्रीपोजिशन जो हम जीरंड या नाउन के प्रूफ लगाते हैं वो उसमें होता है। और वो अगर क्लियर हो गए तो फिर कुछ बचता नहीं उसमें, फिर सब इजी होता है सिंपल सेंटेंस में। तो सिंपल सेंटेंस को हम देखते हैं यहाँ पे कि जो 3 टॉपिक हमारे पास बचे हैं, यूजिंग एडवर्ब, और यूजिंग एडजेक्टिव, और यूजिंग कंजंक्शन एंड। ये 3 टॉपिक हमारे पास हैं और अगर ये तीनों टॉपिक हम खत्म कर देते हैं तो सिंथेसिस का सिंपल सेंटेंस का जो पोर्शन है वो खत्म हो जाएगा। तो देखते हैं यूजिंग एडवर्ब। देखिए अभी पिछले वीडियो में एडवर्ब की चर्चा हो रही थी। एडवर्ब हम कह सकते हैं या फिर एडवर्बियल फ्रेज, इसका या इसका प्रयोग करके हमको सिंपल सेंटेंस बनाना होता है। अब पिछले वीडियो में एडवर्ब की चर्चा हो रही थी। खैर फिर उसके बाद उस बच्चे का कमेंट आया कि सर अगर ये सिंगल वर्ड लिखा हो तो हम कैसे पहचानें। देखिए सिंगल वर्ड लिखा हो तो पहचानने के लिए भाई मेरे पास तो कोई क्लू नहीं है, ट्रिक नहीं है कि नहीं हम सिंगल वर्ड लिखा हो तो क्या। अब मान लीजिए हमारे पास ये लिखा हुआ है कि ये लिखा हुआ है क्वाइट, ठीक, या फिर हमारे पास लिखा हुआ है अर्ली, ये लिखा हुआ है। अब ये सिंगल लिखा हुआ देखो, अब इससे मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं ये नहीं प्रूव कर सकता हूं कि ये एडवर्ब ही है, या ये भी नहीं कह सकता हूं कि ये एडजेक्टिव ही है। ये एडवर्ब भी होता है और एडजेक्टिव भी होता है। अब इससे कैसे क्लियर होगा बताइए। ऐसे बहुत सारे हैं जिनको आप एडवर्ब और एडजेक्टिव के रूप में आप प्रयोग करते हैं। जैसे मच लिखा हुआ है, आप इसको क्या कह दो। अब चलो तुमसे पूछता हूं, तुम बताओ कि मच क्या है, एडजेक्टिव एक एडवर्ब है। सिंगल वर्ड से आप बता के मुझे बताओ, जवाब चाहिए। इस सिंगल वर्ड से आप मुझको ये बताइए कि ये एडजेक्टिव एक एडवर्ब है। अगर तुम कहोगे एडवर्ब है तो मैं एडजेक्टिव बना दूंगा इसको, अगर तुम कहोगे एडजेक्टिव है तो मैं इसको एडवर्ब बना दूंगा। फिर कैसे प्रूव करोगे। हाँ कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिन्हें हम सिंगल वर्ड से ये जान सकते हैं कि वो एडजेक्टिव ही है। जैसे मान लीजिए आपका गुड लिखा है, ठीक है, ये वस्तुओं की क्वालिटी बताता है गुड। या मान लीजिए जैसे आपको वेल लिखा है तो हम जानते हैं ये आपका एडजेक्टिव है और ये आपका एडवर्ब है, ठीक। लेकिन अगर वहीं बैड लिखा है तब भी आप ये नहीं कह सकते कि ये एडवर्ब है कि एडजेक्टिव है। जैसे हम कहते हैं कि मोनू इज ए बैड बॉय, आपने ये कर दिया। फिर हम कहते हैं ही फेल्ट बैड,
ही फेल्ट बैड, और हम कहते हैं कि ही फेल्ट बैडली। अब इनमें देखिए सब में क्या है आपका टेक्निक है। यहीं पे देखो तमाम बच्चे ये वीडियो देखते नहीं, वो सोचते हैं हमारे लेवल की चीज नहीं, मतलब वो लेबल ढूंढ लेते हैं अपना, इन चीजों का लेवल निर्धारित कर देते, वो कहते हैं हमारे लेवल की चीज नहीं है। मेरी समझ में आता कि इसका लेबल क्या है। अगर इसका लेबल उनको पता है तो दुनिया की हर चीज का लेवल पता है। एजुकेशन के डिपार्टमेंट में सोचने वाली बात है थोड़ी देर के लिए कि अगर इसका लेवल उन्हें पता है कि ये हमारे लेवल की चीज नहीं, तो फिर वो ये जानते हैं कि ये किसके लेवल की, ये तो मेरे लेवल की चीज है, तो मैं पढ़ा रहा हूं। वहां पर उसने ये है ही फेल्ट बैडली, कहीं कहीं पर ऐसा आएगा जहां पर ये लगाना पड़ेगा, कहीं सेंटेंस में ऐसा आएगा जहां पर ये लगाना पड़ेगा, ये नहीं लगाना पड़ेगा, कहीं पर ये लगाना पड़ेगा, ये नहीं, कहीं पर ये नहीं लगाना पड़ेगा, ये लगाना पड़ेगा। इसका मतलब होता है उसको बुरा लगा, ही फेल्ट बैड, और ही फेल्ट बैडली इसमें अपने आप को फील कर रहा है वो, ठीक है ना। इसमें कोई चीज उसको बुरी लगी है, मान लो किसी ने कोई मतलब बुरा सा महसूस किया, यहां पर अंदर ही अंदर कोई चीज, जैसे माहौल सफोकेटेड है, कोई एटमॉस्फेयर ऐसा है, ही फेल्ट बैड, उसको बुरा सा महसूस हुआ। और यहां पर ही फेल्ट बैडली, कोई चीज उसके सामने है जो उसको उसने बुरी तरह से महसूस किया, उस वस्तु को उसने बुरी तरीके से ले लिया। अब जैसे है यहां पर है, मतलब कोई ना कोई तो इफेक्ट उस पर पड़ेगा जिससे वो बुरा लगेगा या बुरा तरह महसूस करेगा, लेकिन यहां पर कोई ऐसी वस्तु उसके सामने आ गई जो उसको बुरी लग रही, कोई वस्तु बुरी लग रही है। ही फेल्ट बैड, जैसे कहते ही फेल्ट इट बैडली, ही फेल्ट इट बैडली, उसने इसको बुरी तरह से महसूस किया। तो अब उसको ये क्या चाहिए, ही फेल्ट बैड, ही फेल्ट हैप्पी, खुश हो गया वो, तो खुशी महसूस की अंदर ही, कोई चीज अंदर ही महसूस कर जाना, मालूम ही नहीं चलना, वो चीज है। तो दोनों में अंतर होता है। अब देखा जाए तो ही फेल्ट बैड, यहां पर ये इसका गुण बताता है और ये इसका गुण बताता है, ये एडजेक्टिव ही है, ये एडवर्ब है, ये एडजेक्टिव। तो इन चीजों को अगर हम नहीं जानेंगे तो कैसे बनेगा। जैसे हम कहते हैं आई हैव नो मच मनी, मेरे पास अधिक धन नहीं है, एडजेक्टिव नाउन को क्वालिफाई करता हुआ, ठीक है ना। और जो कहते हैं ही इज मच प्लीज्ड, ये पास्ट पार्टिसिपल में आपका एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने वाला क्या कहलाता है, कल ही तो बताया, एडवर्ब, ये एडवर्ब हो गया। ही इज मच प्लीज्ड, वह अत्यधिक खुश है। हम सिंगल वर्ड से कुछ ही चीजों को, जैसे जूनियर सीनियर की बात चली थी, जूनियर, अब जूनियर सीनियर क्या, ये नाउन या प्रोनाउन के गुण बताते हैं। जूनियर सीनियर वो नाउन और प्रोनाउन के ही गुण बताएंगे। तो जब नाउन और प्रोनाउन के गुण बताएंगे तो हम कह सकते हैं कि ये एडजेक्टिव है, क्योंकि जूनियर और सीनियर आदमी होता है, पोस्ट में होता है, पद में होता है, तो हम कह सकते हैं कि ये आपका एडजेक्टिव है। लेकिन हर किसी को नहीं कह सकते, नॉट पॉसिबल, हर जगह हम किसी चीज को नहीं कह सकते, ये एडजेक्टिव ही है और ये एडवर्ब है। हाँ कुछ ऐसे हैं, जैसे ब्यूटीफुल है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब बनाओगे तो ब्यूटीफुल करोगे, स्लो है, एडजेक्टिव है, स्लोली करोगे तो एडवर्ब बन जाएगा, लाउड है, एडजेक्टिव है, लाउड एडजेक्टिव है। लेकिन ए लाउड, अभी जब आपको स्पेसिफिक वर्ड पढ़ाए थे तब आपने देखा होगा, जैसे लाउड और ए लाउड और लाउडली, लाउड, ये दोनों एडवर्ब हैं और ये एडजेक्टिव। प्रयोग किए बगैर वाक्य में वो शब्द अपना रोल व्यक्त कैसे कर देगा।
जिन चीजों की पहचान सिंगल वर्ड से हो सकती उन्हीं की हो सकती, सब की नहीं हो सकती। भाई मेरे पास ये तरीका नहीं कि केवल वर्ड देखकर आप पहचान कर लो। पहचानने वाली बात जहां पर ये है तो उसकी एक मोटी सी पहचान यही है कि अगर नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है तो वो एडजेक्टिव है, और अगर नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई नहीं करता तो वो फिर एडवर्ब है। और एडवर्ब को भी मैंने बताया था कि कई चीजों को वो मॉडिफाई करता है। मतलब कुल मिलाकर ये समझ लो कि जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, मान लो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, और 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन और प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़ करके बाकी सबको एडवर्ब मॉडिफाई करता है। ये है उसका। तो यहां पर चलते हैं, अब आते हैं यूजिंग एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज। जैसे हम कहते हैं कि द रिवर इज फ्लोइंग, इट्स फ्लो was, its flow is slow। नदी बह रही है, इसका बहाव धीमा है। अब यहां पर एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग करके कैसे यहां पर हमको बनाना है। पहले तो ये देखिए इसका प्रयोग हम कब करते हैं। जैसे जब कोई एक वाक्य दिया हो, एक वाक्य दिया हो और दूसरे वाक्य में कोई ऐसा शब्द हो जो इसकी वर्ब की विशेषता बता रहा हो। जैसे यहां पर देखा नदी बह रही है और इसका बहाव कैसा है, धीमा है। यही फ्लो, फ्लोइंग है, और यही वर्ब है, और इसी वर्ब को ये मॉडिफाई कर रहा है स्लो। बहाव ये धीमा नहीं है, तो ये धीमा है इसका। ये क्या है, वर्ब है। वर्ब की विशेषता बताने के लिए हमको क्या चाहिए, एडवर्ब चाहिए। ये तो एडजेक्टिव है, तो सामान्यतया एडजेक्टिव में एल वाई लगा करके एडवर्ब बनाते हैं। मैंने कहा सामान्यतया। कुछ ऐसे हैं जो एडजेक्टिव एल वाई केवल लगा देने से नहीं बनता। आपने शायद सुना हो मेजरली, अभी मैंने लिखा था अर्ली। जैसे आप पढ़ते हो कवार्डली, ठीक है ना, ये आपके सभी एडजेक्टिव्स हैं। ये तो एडवर्ब भी बन जाता है, लेकिन ये एडजेक्टिव ही हैं दोनों, ये एडवर्ब नहीं है। तो केवल ये नहीं एल वाई देख लिया तो वो आपका एडवर्ब बन गया। वो सेंटेंस तय करेगा कि क्या है, वो वहां देखना पड़ेगा। फिलहाल सामान्यतः एल वाई लगाने से बन जाता है, तो ये बन जाएगा द रिवर इज फ्लोइंग स्लोली। द रिवर इज फ्लोइंग स्लोली, ये हो गया। अगला है जैसे आई फिनिश्ड दिस वर्क, इट टुक मी नो टाइम। मैंने ये काम समाप्त कर दिया, इट टुक मी नो टाइम, इसमें मुझे कोई समय नहीं लगा, इसमें मुझे कोई समय नहीं लगा। अब ये देखिए क्या करेंगे, आई फिनिश्ड। अब देखिए कह रहे ये अगर पूरा वाक्य इसकी विशेषता बता रहा है इस वाक्य की, तो फिर इसमें एडवर्ब जिन शब्दों के माध्यम से बता रहा उन शब्दों को निकाल करके या तो एडवर्बियल फ्रेज बना लेते हैं और या फिर एडवर्ब बना लेते हैं। तो यहां पर देखिए, यहां पर क्या है कि मैंने काम समाप्त किया, इट टुक मी नो टाइम, इसमें मुझे कोई समय नहीं लगा। तो कोई समय नहीं लिया, कोई समय नहीं लगा, किसमें, कार्य को समाप्त करने में। समाप्त करने में कोई समय नहीं लगा। तो आई फिनिश्ड दिस वर्क इन नो टाइम। मतलब ना के बराबर समय में मैंने, अब देखो कोई काम समाप्त किया जाएगा तो समय तो लगेगा ही, लेकिन इसके कहने का मतलब है ना कि बराबर समय। वो कह रहा है कि मैंने यह काम समाप्त कर दिया, इसमें मुझे कोई समय नहीं लगा।
अब बताओ, ये बताओ ऐसा संभव है कि समय न लगे? लेकिन समय लगा तो ना के बराबर लगा, तो वही ना के बराबर समय में मैंने ये काम समाप्त कर दिया। मतलब समय ही नहीं लगा और काम समाप्त। तो आई फिनिश्ड दिस वर्क इन नो टाइम। अगर हम देखें तो ये तीन शब्द मिल करके इसकी विशेषता बता रहे हैं। इन नो टाइम, आई फिनिश्ड इन नो टाइम, ना के बराबर समय में समाप्त हो गया, बहुत कम समय में, अल्प समय में समाप्त हो गया। तो ये तीन शब्द मिल करके इस वर्ब को मॉडिफाई कर रहे हैं, इसलिए ये एडवर्बियल फ्रेज है और ये एडवर्ब है। एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज इसी तरह से यहां पर प्रयोग करके हम सेंटेंस को बना देते हैं सिंपल। और एक एग्जांपल देखिए, जैसे हम कह दें कि ही इज इंटेलिजेंट, he can solve this question। दोनों को मिलाकर एक सिंपल बनाना है। he is intelligent, he can solve this question। वह बुद्धिमान है, वह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। अब इसको बनाना है। अब देखो, मामला कभी कभी टेढ़ा हो जाता है, टफ हो जाता है मैटर, तो फिर हमें गहराई से सोचना पड़ता, ज्यादा सोचना पड़ता वहां पे। तो उसके लिए आपको अभ्यास की जरूरत है। अब देखो, वो अगर तमाम लोग ये कहते अरे वो इतना बुद्धिमान है कि वही सवाल को हल कर सकता है, तो सो और दैट में चला जाएगा, सो दैट में चला जाएगा, कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। कुछ ऐसे बना देंगे, ही इज टू इंटेलिजेंट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। वह इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के, अब वो टू टू का कॉम्बिनेशन हो जाएगा, तुरंत गलत हो जाएगा। तो इसमें आपको प्रयोग करना पड़ेगा अपनी तरफ से समझ करके, ही इज इंटेलिजेंट एनफ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वो पर्याप्त रूप से बुद्धिमान। अब ये है आपका एडजेक्टिव, और जो इसको मॉडिफाई करे वो हो गया आपका एडवर्ब। तो आ गया उसी में यूजिंग एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज, बन गया सिंपल। सिंपल भी है और एडवर्ब भी है और सेंस भी है, कंप्लीट है। ये ध्यान देना पड़ता है। अब ये एनफ जो होता है ना, जिस शब्द को मॉडिफाई करता है ठीक उसके बाद में आता है, इस तरह से करना पड़ता है। अब यहां पर ये आपका बिल्कुल सिंपल बन गया। कुछ लोग इसको सिंपल बनाएंगे टू से बनाएंगे भी, ही इज टू इंटेलिजेंट, ही इज टू इंटेलिजेंट। तो फिर ये इस इन्फिनिटिव को निगेटिव कर देंगे वो, नॉट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। कुछ लोग इससे नहीं बनाएंगे, कुछ लोग इससे बनाएंगे, ये इस टेक्निक से बनाएंगे, टू इंटेलिजेंट नॉट टू सॉल्व, ये कॉम्बिनेशन रखेंगे। और वो बोल भी रहेंगे होंगे अभी कि नहीं हाँ सर हम इसी से बना देते। उनके मन में आ रहा होगा, देख भी रहे हैं, बता भी रहे कि नहीं सर हम इससे बनाते, हम इसी से बनाते। तो कैसे गलत है? बिल्कुल गलत नहीं, एकदम सही। लेकिन इसका कॉन्सेप्ट बहुत हाई फाई। अब इसको समझने के लिए पूरा वीडियो इसमें चला जाएगा, क्योंकि तमाम के देखो सामने रखी चीज को किसी और के माइंड पे सेट करना ये आसान नहीं होता। मतलब इस प्रश्न को हल ना कर पाए वह इतना कम बुद्धिमान भी नहीं है, अर्थात इस प्रश्न को हल करने के लिए पर्याप्त रूप से बुद्धिमान। अब ये सोचोगे कि इतना कम बुद्धिमान भी नहीं, ये कहां से ले आए? यही तो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि टू जो होता है हमेशा निगेटिव होता है। अब इसकी हिस्ट्री जानने के लिए भाई तो मेरा तो काम यही है ना कि अगर ये वीडियो के चक्कर नहीं होता ना, अब मैं ये नहीं कर पाता कि पार्ट 1 को लेकर के पार्ट 2 मैं समझता हूं कि एक बिंदु एक टॉपिक यहीं खत्म हो जाए,
पता नहीं कौन सा पार्ट किस समय कौन देखता है, मालूम है? हाँ, क्लास में होता है तो आज की क्लास मैंने यहां से खत्म की तो कल मैंने वहीं से उठा ली। बच्चे भी उतने, पढ़ाई भी उतनी, और मैं भी उतना ही, तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती। अब ये वाला अपलोड कर दिया, पता नहीं कहाँ खिसक गया, किस जगह सेट हो गया जाके, कब कौन देखता है कब कौन नहीं देखता, कौन सा निकाल के देखता है उसको क्या पता। लेकिन अगर फंसाने वाली बात की जाए तो ये किया जा सकता है कि इसको आप अगले वीडियो में देखिए, तो अगले वीडियो में इंतजार रहेगा, है ना। लेकिन इंतजार आदमी आजकल करता कहाँ है, वो भी हमारा। तो हम मतलब ये फंसाने वाला काम नहीं करते हैं। हाँ, कभी मौका मिलेगा तो हम इसको जरूर 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 पक्का चलेगा। तो यहां पर क्या है कि इस प्रश्न को ना हल कर पाने के लिए वह कम बुद्धिमान नहीं है। टू का मतलब निगेटिविटी से होता है, नकारात्मकता पैदा करता है ये। जैसे हम कहते हैं कि थोड़ा सा बता देता है, इट इज हॉट, कहते थे गर्मी है। अच्छा, ये कोई कहने वाली बात ही नहीं है। गर्मी होती तो आदमी गर्मी, अगर गर्मी है वो कहे गर्मी है तो ये तो बकवास हो गया ना, कहे बेवकूफ है, कहा गर्मी तो है। जब कहा जाता है इट इज वेरी हॉट, तब होता है कि सामान्य रूप से जिस तरह से मान लो ज्यादातर गर्मी होती है उस तरह से गर्मी होती है, तो इट इज वेरी हॉट एक कॉमन सेंटेंस है। और जब कहा जाता है इट इज टू हॉट, तब होता है कि फेवरेबल नहीं है, अर्थात गर्मी जो है अनडिजायरेबल है, लोग उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, अनबियरेबल है, अर्थात तब उसको निगेटिव में टू हॉट किया जाता है। इट इज टू हॉट, गर्मी तो है पर टू हॉट, इतनी नहीं होना चाहिए। तब हम कहते हैं इट इज हॉट बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, इट इज एक्सट्रीमली हॉट, इट इज एक्सेसिवली हॉट। ये आपने ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ा होगा, बड़ा मजा आया होगा जब पढ़ा होगा। पांच तरह से एक ही सेंटेंस छह प्रकार से बनता है, छह प्रकार, सात प्रकार से बनता है ट्रांसफॉर्मेशन। हर एक टॉपिक को डीपली लेके चला जाए तो बहुत मजा आता है। फिलहाल इसको यहीं पे खत्म करते हैं, ये बन गया एडवर्ब। अब देखिए यहाँ पर क्या है, और देखिए ये भी सही है। अब इसमें तुम पूछो एडवर्ब कहाँ आया, ये एडवर्ब ही तो है, ये एडजेक्टिव है, इसको ये मॉडिफाई कर रहा है, ये एडवर्ब है और सिंपल है। तो ये बनाओ चाहे ये बनाओ चाहे ये बनाओ, कोई भी बनाओ, सही है। एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज से प्रयोग करके ये आपका हो गया। अब देखिए लेते हैं आपका, ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस हैं, जैसे he ruined completely, he was ruined completely, his ruin was his नहीं he is, सेंटेंस है एक, he was ruined with गैम्बलिंग, ये हो गया। और फिर हो गया वह जुआ खेलकर बर्बाद हो गया, और हिज ruin was complete, ऐसा है ये वाक्य। और उसकी बर्बादी पूर्ण थी, जुआ खेलकर बर्बाद हो गया, उसकी बर्बादी पूर्ण थी, तो पूरी तरह जुआ खेलकर पूरी तरह से बर्बाद हो गया, तो ही वॉज कंप्लीटली ruined, यहां पे लगा दो, ही वॉज कंप्लीटली ruined विद गैम्बलिंग, जुआ खेलकर पूरी तरह बर्बाद। तो ये जगह ना ruin वॉज कंप्लीट, उसकी बर्बादी क्या थी, पूर्ण थी, बर्बाद हो गया, यही वर्ब है। इसी को यहाँ पर ये विशेषता बता रहा है, तो इसको एलवाई जोड़कर एडवर्ब बना दिया, बीच में सेट कर दिया, तो ये एडवर्ब का प्रयोग हो गया। ऐसे बहुत सारी चीजें होती है। ही वेंट टू स्कूल, ही वाज पंक्चुअल, वह स्कूल जाता था, वह नियमित था, तो ही वेंट टू स्कूल पंक्चुअली, ऐसे करके बन जाते हैं। फिलहाल तो पहला पॉइंट कहते हैं एडजेक्टिव का प्रयोग करके। एडजेक्टिव, अब एडजेक्टिव का मतलब होता है, जैसे हो गया आई सा ए मैन, ही वॉज ब्लाइंड, मैंने एक आदमी देखा वो अंधा था। अब देखिए, जब पहले वाक्य में कोई नाउन आ रहा हो, उसकी विशेषता दूसरे वाक्य में बताई जा रही हो, तो उसके उठा करके आप उस एडजेक्टिव के पास, नाउन के पास रख दो। तो आई सा ए, बस यहाँ पर रख दो ब्लाइंड मैन, यही एडजेक्टिव है। इसी तरह से हो गया। अब ये दो सेंटेंस हैं। अब ऐसे बहुत सारे सेंटेंस आते हैं, जैसे हमने कहा टैगोर
was a great poet. He was बंगाली. टैगोर वॉज ए ग्रेट पोएट, ही वॉज बंगाली. टैगोर एक महान कवि थे, वो बंगाली थे. तो हम लिख सकते हैं कि टैगोर वॉज ए ग्रेट पोएट ऑफ बंगाल. तो अब देखो ये ऑलरेडी एडजेक्टिव लगा हुआ है नाउन में, तो हमने वो जोड़ दिया है केवल, इसमें और कुछ नहीं किया, ऐड कर दिया है. अब देखो हम कह सकते हैं, अब दूसरा देखो, एक तो ये बन गया ए ग्रेट पोएट टैगोर वाज बंगाली. एक ये बन गया आपका. इस तरह से आप बना सकते हो, ठीक है ना. अगला हम बना सकते हैं जैसे इसका, टैगोर वाज ए ग्रेट बंगाली पोएट. ऐसे ही बना सकते हैं. एक तीसरा ये बन गया. एडजेक्टिव देना होता है. अब इसमें ये एडजेक्टिव पहले से जुड़ा, कोई बात नहीं. ए ग्रेट पोएट, अब ये पूरा हमने उठा करके इस नाउन का एडजेक्टिव बना दिया. ए ग्रेट पोएट टैगोर, अर्थात एक महान कवि टैगोर बंगाली थे. फिर हो गया टैगोर वाज ए ग्रेट पोएट, ग्रेट बंगाली पोएट. टैगोर एक महान बंगाली कवि थे. तो इस तरह से देखो, ग्रेट पोएट, ग्रेट बंगाली पोएट, ये नाउन हो गया, इसका ये पूरा कंपाउंड एडजेक्टिव हो गया. यहाँ पर आपका ये नाउन हो गया, इसका ये कंपाउंड पूरा एडजेक्टिव हो गया. और ये आपका हाई है तो ये आपका एडजेक्टिव हो गया. सीधे सीधे होता है. टैगोर वाज ए ग्रेट पोएट ऑफ बंगाल, ए ग्रेट पोएट टैगोर वाज बंगाली, टैगोर वाज ए ग्रेट बंगाली पोएट. तो अब चाहे सीधा ऐसे एडजेक्टिव हो, चाहे ऐसे एडजेक्टिव, किसी तरह से भी हो, एडजेक्टिव हो, ठीक है. आज आप जैसे तमाम तरह के, मतलब बहुत सिंपल यूजेस हैं ये, इनमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम होती नहीं है. सेंटेंस देख करके ही तुरंत आ जाता है कि ये क्या होता है. जैसे हम कहते हैं आई बॉट ए पेन और द पेन वॉज कॉस्टली. अब ये किसकी बात हो रही है कॉस्टली, किसकी, पेन की. पेन कौन, ये सब, ये पेन. तो पेन कॉस्टली था, यानी कैसा पेन आपने खरीदा, आई जोड़ दिया सीधे, बॉट ए कॉस्टली पेन. इनमें अगर टाइम दिया जाए तो मैं समझता हूं समय की बर्बादी, ये तुरंत ही देखते ही आ जाते हैं. तो ये एडजेक्टिव का प्रयोग हो गया. अब बचता है कंजंक्शन. कंजंक्शन के बारे में थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि कंजंक्शन एंड, ठीक है ना, कंजंक्शन एंड की बात हो रही है. इसमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये मतलब शब्दों को, शब्द समूहों को, यानी वर्ड को या फ्रेजेस को ऐसे जोड़े, क्लॉज को बिल्कुल ना जोड़े. इस बारे में सावधान रहना पड़ेगा. जैसे कभी कभी हम कह देते हैं कि ही इज ए पोएट, ही इज ए स्कॉलर, बनाइए सिंपल, ठीक है ना. तो बन गया ही इज ए पोएट एंड स्कॉलर, ये बन गया. अब ये सही है, देखो इसने शब्दों को जोड़ा है ये. लेकिन कुछ लोग इसको बना देंगे ही इज नॉट ओनली पोएट बट आल्सो स्कॉलर, ही इज अ पोएट एज वेल एज स्कॉलर, ही इज बोथ पोएट एंड स्कॉलर. क्योंकि वो ये नहीं जान पाते हैं कि जो हम बना रहे हैं वो सिंपल बन रहा है कि कंपाउंड बन रहा है. लेकिन जब इसी को कंपाउंड कह देगा तो फिर आप ये नहीं बनाओगे,
क्योंकि इससे आप प्रूव नहीं कर पाओगे कि ये कंपाउंड है कि सिंपल, क्योंकि ये सिंपल तो प्रूव हो जाएगा पर कंपाउंड प्रूव नहीं होगा, क्योंकि कंपाउंड ये है भी नहीं। ये जो है पूरी तरह से आपका सिंपल है। जब कंपाउंड बना भाई, जब अगर आप ये कह दोगे कि ये कंपाउंड है, ठीक है, हम कहते हैं, आप कहते हो कि कंपाउंड है, इसमें क्लॉज छिपी हुई है, लेकिन प्रूव नहीं कर पाओगे, सामने वाला कहेगा नहीं सिंपल है, इसमें केवल दो ही शब्द तो जुड़े हैं। और जब आप एंड को छोड़कर कोई अदर आप कंजंक्शन लेते हैं, कंपाउंड सेंटेंस यानी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, चाहे नॉट ओनली बट आल्सो लें, या फिर आप बोथ एंड लें या एज वेल एज लें, तो वो फिर क्लॉज को ही जोड़ता है, क्योंकि एंड एक कॉमन कंजंक्शन है, कॉमन कंजंक्शन है, बेसिक कंजंक्शन है। ये शब्दों को भी जोड़ता है, वाक्यांशों के यानी फ्रेजेस को भी जोड़ता है, ये क्लॉजेस को भी जोड़ता है, और ये सेंटेंसेस को भी जोड़ता है। तो इस तरह से ये सिंपल भी बना देता है। तो ये आपका बन गया इस तरह से सिंपल। पर आपको ध्यान रखना है कि ये चीज हमको सिंपल एंड से बनानी है। अगर आप इसमें क्लॉज दे देंगे, बोथ एंड कर देंगे, इस तरह कर देंगे, तो फिर वो आपका सही नहीं बनेगा, इसलिए ध्यान रखना है। अब जैसे हम ये कह दें कि विलियम शेक्सपियर wrote 37 plays, फिर हम लिखते हैं he wrote 154 sonnets। ऐसे कर, दोनों को सिंपल बनाना है, ठीक है ना। तो हो जाएगा विलियम शेक्सपियर William Shakespeare wrote 37 plays and 154 sonnets। ये हो गया आपका एंड, 37 plays and 154 sonnets। अब देखिए ये फ्रेजेस हो गए, ठीक, ये आपका एंड हो गया। यहां पर कोई क्लॉज नहीं है, कोई भी क्लॉज है ही नहीं, तो ये आपका बन गया सिंपल। विलियम शेक्सपियर रोट 37 प्लेस एंड 154 सॉन्ग्स। तो ये आपका बना सिंपल। ये भी इसके पहले जो बना था वो भी सिंपल, लेकिन एंड आ रहा है, एंड क्लॉज नहीं जोड़ रहा, क्लॉज नहीं जोड़ रहा है। देखो जिसे लिखा है, देखिए ना, राम इज प्लेइंग, ठीक है, फिर हो गया श्याम इज प्लेइंग, फिर हो गया मोहन इज प्लेइंग, ठीक है। और कहता है कि इनका सिंपल बनाओ, तो सिंपल बनाने के लिए क्या करोगे, राम कॉमा श्याम एंड लगाया, फिर लिख दिया मोहन, और जब सब में इज लगाया तो आप क्या लगेगा, आर, और फिर करोगे प्लेइंग। बन गया सिंपल। इस तरह से आपका ये एंड काम करेगा, और एंड ही काम करेगा यहां पर, और कोई कंजंक्शन लेकर के आप सिंपल नहीं बना सकते हो। हाँ, अब इसको अगर वो ये कह देता है कि इसका कंपाउंड बनाओ, तो कंपाउंड में फिर नॉट ओनली ले लो, नॉट ओनली राम, ठीक, एंड श्याम, ये हो गया, नॉट ओनली राम एंड श्याम बट आल्सो मोहन इज प्लेइंग। ये देखो एंड भी आया, लेकिन एंड शब्दों को जोड़ता हुआ आया, और ये नॉट ओनली बट आल्सो, ये पूरी क्लॉज को जोड़े, एक क्लॉज ये, एक क्लॉज ये देखो कोरिलेटिव कंजंक्शन आ गए, जो कि दो क्लॉजेस को एक साथ जोड़ रहे हैं। केवल राम और श्याम ही नहीं, बल्कि मोहन भी खेल रहा है, तो राम, श्याम और मोहन खेल रहे हैं,
तो राम खेल रहा है, मोहन खेल रहा है, श्याम खेल रहा है, मोहन खेल रहा है। तो राम, श्याम और मोहन खेल रहे हैं, तो राम और श्याम ही नहीं खेल रहे बल्कि मोहन भी खेल। ये कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड बनेगा ये, और ऐसे बनेगा सिंपल। तो ऐसे में एंड को आप सिंपल कंजंक्शन मानकर चलिए। ये आपका कोरिलेटिव कंजंक्शन और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ये साधारण कंजंक्शन यहां पर माना जाएगा। तो इस हिसाब से आपका ये तीनों टॉपिक यहां पर हो गए, और इसको आप समझने की कोशिश करें। और इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो किसी भी तरह की, ठीक है ना, तो फिर आप मुझको बताइए, तो उसका सॉल्यूशन फिर देखिए निकाला जाएगा। कमेंट जब बच्चे करते हैं तो ये पता चल जाता है कि बच्चे उसे देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और उन्हें समझ में आ भी रहा है, और कोई डाउट आता है तो उसको क्लियर किया जाता है। तो चलिए आज से आपका सिंपल सेंटेंस फिनिश हो गया सिंथेसिस में। तो देखिए धीरे धीरे हम लोग एक साइड ये भी लेकर चल रहे हैं कि बीच बीच में मैंने क्लासेस ली इसकी, और धीरे धीरे सिंपल पूरा हो गया। और अब इसमें आगे चलेगा आपका कॉम्प्लेक्स, तो कॉम्प्लेक्स उठा लेंगे, फिर कॉम्प्लेक्स पूरा हो जाएगा तो कंपाउंड पूरा हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स में थोड़ा टाइम लगेगा, कंपाउंड तो जल्दी हो जाएगा। तो फिर आ जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन। तो एक लेवल के हिसाब से जो अभी बच्चे फर्स्ट ईयर में हैं और सेकेंड ईयर में जाएंगे उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है। अब बाकी कंपटीशन के हिसाब से तो चल ही रहा है, और इंटरमीडिएट में सिंटैक्स के हिसाब से भी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, चलता रहेगा ये। आपको जहाँ पर प्रॉब्लम हो तो वहाँ प्रीपोजिशन का है, तो एक बच्चे ने कि प्रीपोजिशन सर बताइए, तो प्रीपोजिशन भी उठाऊंगा मैं, लेकिन ये होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक क्रम बना रहना चाहिए, बीच बीच में फिर मज़ा नहीं आता ना। लेकिन ये है कि बहुत ज़रूरी, कोई चीज़ समझ में अगर आती है कि नहीं बनाना ज़रूरी है, और कोई बात आएगी मन में तो फिर बीच में भी ले सकता हूँ, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। तो चलिए फिर, हर हर महादेव, बम बोले, सभी को शुभकामनाएं, मिलते हैं अगली क्लास में।